बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। ईद के इस पुरमसरत मौका पर आपको और आपके अहले खाना को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। हम उम्मीद करते हैं कि आप ईद उल अज़हा दीन इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारेंगे और अपने घर वालों के साथ साथ अपने कुर्बो जवार में मौजूद मुस्तहिकीन को भी अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। व्यूअर्स, गोश्त का खाना इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र भी हो सकता है। ईद उल अज़हा के हवाले से आज हम कुछ एहतियाती तदाबीर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है द एनिमल शुड बी हेल्दी वन। जो जानवर जिसका गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे दीन इस्लाम में कुर्बानी उसी जानवर की जायज़ है जो कि सेहतमंद हो, लेकिन कुर्बानी के अलावा भी जब भी हमने गोश्त खाना है हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जिस जानवर का हम गोश्त खा रहे हैं वो सेहतमंद हो। लाग़र और बीमार जानवर का खाना खाने से मुख्तलिफ़ बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं, जिन्हें हम और किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है कवर द मीट प्रॉपरली। कच्चे और पक्के गोश्त को प्रॉपरली कवर करके रखें, अदरवाइज़ एनवायरमेंटल बैक्टीरियाज के साथ कंटेमिनेशन के चांसेस हैं जो कि बीमारियों का सबब बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ मीट। बाज़ औक़ात हमें गोश्त हमारे अजीज़ व अक़रबा और दोस्तों की तरफ से भी आता है, तो उस सूरत में हमने चेक करना है कि आइदर जो गोश्त हमें आया है वो फ्रेश है कि नहीं। उसमें हम चेक कर सकते हैं फॉर एनी साइन ऑफ डिसकलरेशन। गोश्त के कलर को देख सकते हैं कि उसमें किसी किस्म की कलर चेंज तो नहीं है। इसके अलावा आइदर देयर इज़ एनी फाउल स्मेलिंग, कि कोई किसी किस्म की बदबू तो उस गोश्त के अंदर नहीं है। जो नॉर्मल हेल्दी मीट है उसकी एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म का उसका कलर होता है और एक बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है। उसके बाद कुक और रेफ्रिजरेट एज सुन एज़ पॉसिबल। हमें चाहिए कि हम गोश्त को जितना जल्द मुमकिन हो सके उसको पकाएं, और अगर हमने उसको पकाना नहीं है तो हम उसे रेफ्रिजरेट करने का प्रॉपर इंतज़ाम करें। नॉर्मल रिकमेंडेड जो टाइम हमारे पास है वो 1 से 2 घंटे है। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमने गोश्त को पकाना होता है, और अगर इससे ज़्यादा टाइम हमें दरकार है तो हमें इसको रेफ्रिजरेट करने का प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए। रेफ्रिजरेट करने के लिए अगर हमने थोड़े अरसे के लिए रेफ्रिजरेट करना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम टेम्परेचर को रखेंगे, और अगर हमने लंबे अरसे के लिए रेफ्रिजरेट करना है तो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर रखेंगे टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। थ्रा मीट सेफली, यानी डीफ्रॉस्ट। बाज़ औक़ात हम गोश्त को डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली घरों के अंदर फ्रीज़र में से निकाल के उसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट मिलती है और मीट के अंदर जरासीम की पैदावार शुरू हो जाती है। बाज़ जरासीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी मरते नहीं हैं और वो वहाँ से बीमारियों का सबब बनते हैं। तो हमें चाहिए, या रिकमेंडेड तरीक़ाकार इसमें यह है कि फ्रीज़र से निकाल कर हम उसे फ्रिज में रखें और इसे स्लोली डीफ्रॉस्ट होने दें और उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है सेपरेट कंटेनर फॉर रॉ एंड कुक मीट। कच्चा और पका हुआ गोश्त, इनके कंटेनर्स को अलग-अलग होना चाहिए टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। अगर हम दोनों को साथ साथ रखेंगे तो रॉ मीट से कुक मीट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस होंगे जो कि बीमारी का सबब बन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। हमें चाहिए गोश्त पकाते हुए कि जो शख्स भी गोश्त बना रहा है उसको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उसके हाथ प्रॉपरली वॉश हों या सैनिटाइज हों। अगर वॉश करने हैं तो 20 से 30 सेकंड्स तक सोप के साथ वॉश करना चाहिए। इसके अलावा जो यूटेंसिल्स या बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, लेकिन अगर घरों में स्टरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो उन्हें प्रॉपर तरीके के साथ वॉश किया जाए, उसके बाद जो है वो कुकिंग की जाए। इसके अलावा जो कुकिंग इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट का भी क्लीन और बैक्टीरिया फ्री होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है प्रेफर योर हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस। बाज़ लोगों को या बाज़ मरीज़ों को सेहत के हवाले से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं
जिनमें वो गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन पेशेंट्स को या उन मरीज़ों को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें और गोश्त को एक मुनासिब तरीके के साथ खाएं या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके खाएं। इसमें मिसाल हम देना चाहेंगे कि जिस तरह गाय का गोश्त है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मकदार होती है। तो जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हैं या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं या शुगर का शिकार हैं, उनको चाहिए कि गाय का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें। बकरे के गोश्त में रिलेटिवली कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के या अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो आर्गन मीट यानी कि दिल, जिगर, कलेजी, गुर्दे, ये चीज़ें मत खाएं। ये चीज़ें उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। वो पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको भी गोश्त रिस्ट्रिक्टेड है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी दवाएं प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। प्रिवेंशन वाइल कुकिंग। अब हम आपको बताएंगे कुछ एहतियातें जो कि हमने खाने को या गोश्त को बनाने के दौरान करनी है। तो गोश्त जब भी हम बनाएं या आप बनाएं तो उसके अंदर अदरक का, लहसुन का और दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मसाला जात का इस्तेमाल कम से कम करें, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें और मसाला जात और ऑयल जो भी हम यूज़ करें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चिकनाई और मसाला जात हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और वो पेशेंट जो कि पेट की बीमारियों का शिकार हैं या मैदे के अल्सर का शिकार हैं, उनको भी चाहिए कि मसाला जात और घी या चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर एक्सरसाइज। चूँकि ईद के ऊपर हमने नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खाया होता है, इस वजह से हमें चाहिए कि हम लाइट सी एक्सरसाइज इन दिनों में ज़रूर करें। वैसे तो एक्सरसाइज आम दिनों में भी रिकमेंडेड है, लेकिन इन दिनों में बेहद ज़रूरी है। तो ये थी व्यूअर्स चंद एहतियाती तदाबीर जो कि गोश्त को इस्तेमाल करने के दौरान हमें करना या जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशन होती है या किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो हमें चाहिए कि फ़ौरन अपने मुआलिज के साथ रुजू करें। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।